जी नमस्कार, मैं विकास कठराल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी क्लास विकास कठराल क्लासेस पे। तो आज से हम जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वो है आपको जानकारी होगी कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, सीटेट 2023 का। तो आज से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे जिसमें हम सीटेट के बारे में सारी जानकारियाँ पढ़ेंगे। यहाँ आपको मिलेगा ईवीएस, इंग्लिश और साइंस, और देयर आफ्टर आपको सीडीपी, बाल विकास, सारा कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी क्लास, जो कि हमने सीटेट के पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र से ली है। आपका पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र। तो शुरू करते हैं बच्चा परिवार एवं मित्र की बात। तो आ जाते हैं देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर परिवार और मित्र की बात की जा रही है। तो परिवार होता क्या है बेसिकली, इस चीज़ को समझते हैं। फैमिली, परिवार, फैमिली इंग्लिश के भाषा शब्द फैमिली से लिया गया है और इसका लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है फैमुलस। फैमुलस का मतलब होता है नौकर, लेकिन यहाँ पर सेंस नौकर का बिल्कुल भी नहीं है। परिवार का मतलब ये है कि वह स्थान जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है, वहीं पर मर जाता है, इसको कहते हैं परिवार। ओके, तो आप सुनिएगा, परिवार को संख्या के आकार के आधार पर परिवार को दो पार्ट में बांटते हैं। कितना पार्ट बच्चा? आकार के बेस पर हम दो टाइप में बांटते हैं। एक तो आपका होता है एकल परिवार, एकल परिवार, और जो सेकेंड टाइप होता है वो आपका होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, देखिए, एकल परिवार मतलब आपका न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली हम उसे कहते हैं जहाँ पर माँ, बाप और उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे। कैसे बच्चा? अविवाहित बच्चे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं ना, इस समूह को हम कहते हैं एकल परिवार। और संयुक्त परिवार मतलब कि जॉइंट फैमिली, ये उसे कहा जाता है जहाँ पर माता पिता के साथ साथ माता पिता, साथ में आपके दादा दादी, बुआ, मतलब कुंवारी बुआ, जब उनकी शादी हो जाएगी वो तो चली जाएंगी अपने एकल परिवार में, या उनका जो भी संयुक्त परिवार होगा उसमें माता पिता, दादा दादी, नाती पोते, बेटा बेटी, बहुएं, ये सारे के सारे जिसमें आ जाते हैं, ऐसे परिवारों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। नाती नातिन हो गया, बहू, बेटा, ये हिस्सा जहाँ पर ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता कि माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे, ये आपका एकल परिवार का आकार है। और संयुक्त परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी, नाता नातिन, बहुएं, ऐसे बहुत से परिवार आप देखते होंगे। जैसे जी टीवी देखते हो ना आप लोग, जी टीवी पे कौन से परिवार दिखाए जाते हैं? संयुक्त वाले। भैया पता चला उसी घर में सारे के सारे बुआ भी वहीं रह रही हैं। समझ में आ रहा है? मोस्टली देखते होंगे। तो भैया वो जो टॉपिक है, वो जो तरीका है परिवार का, वो फैमिली होती है संयुक्त परिवार। आप याद कर लीजिएगा, जी टीवी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर एकल परिवार वो भैया जहाँ पर माता पिता, उनके बच्चे, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी सिटी लाइट्स, उसमें माता होती है, पिता होता है और उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है। इस परिवार को हम कहते हैं एकल परिवार। चलिए बढ़ते हैं आगे। सही रिकॉर्ड है बीच में बोल रहा है, ये दुकान छोड़ो ना, करीब हम कट कर देंगे। तो सुनिए, अब बात आती है कि परिवार शब्द की बेसिक परिभाषा क्या है। जब बात आती है परिभाषा की, देखिए परिभाषा क्या होता है? किसी भी चीज का व्यवस्थित शब्दों में वर्णन। कैसा बच्चा? व्यवस्थित शब्दों में वर्णन, इसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ की परिभाषा। जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़नी है कि खेल क्या होता है, तो भैया खेल की परिभाषा आप कुछ व्यवस्थित शब्दों में देंगे, इसी को कहते हैं परिभाषा। तो इसी तरह से परिवार क्या है और परिवार की व्यवस्थित शब्दों में वर्णन कैसे करेंगे, तो इसके लिए काफ़ी सारे आपके दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर, जिन्होंने अपने अपने मत रखे हैं। तो उनके मतों को समझते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध रहे हैं हमारे, वो थे आपके यंग और मैक। कौन बच्चा? यंग
और मैक। इन्होंने कहा था कि परिवार जो आपका होता है वो प्राचीनतम मौलिक मानव समूह है, कि ये परिवार जो है ना ये मानव समूह है। क्या है? मानव समूह है। और कैसा है? प्राचीन है, प्राचीनतम है और मौलिक है। मीन समझिएगा कि एक ज़माना था जब आदमी जंगलों में रहा करते थे, पेड़ पौधों पर रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली हुआ करती थी, एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्टेड होते थे। जब कोई जंगली जानवर आके शिकार कर लेगा तो उनको भी कष्ट होता था, हालांकि वो जानवर की कैटेगरी में ही हम लोगों ने रखा है। तो वो व्यक्ति थे भैया, उन्होंने क्या किया, अपना अपना परिवार बसाना शुरू किया। और वही पीढ़ियाँ हज़ारों सालों से आज भी चलती चली आई हैं। जैसे हम हैं, हमारे पीछे हमारे माता पिता, फिर उनके माता पिता, दादा दादी जो हमारे हैं, फिर परदादा, फिर उनके भी माता पिता रहे होंगे। तो भैया ये मानव समूह है, परिवार जो मानव समूह है ये कैसा है? प्राचीनतम है। मतलब आज जो हम हैं ऐसे ही नहीं थे, हमारे पीछे की पीढ़ियां भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो यंग और मैक ने क्या बोला कि जो मानव समूह, जो परिवार है, ये एक मानव समूह है जो कि प्राचीनतम है और मौलिक है। कैसा है? तो एग्जैक्ट हम लिख देते हैं आपके सामने। ये देखिए, यंग और मैक के अनुसार, यंग और मैक के अनुसार, भैया इनके अनुसार परिवार क्या है? परिवार प्राचीनतम और मौलिक मानव समूह है। याद रखेंगे। अब सुनिएगा, यंग मतलब पुराना, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, और पुराना का ठीक अपोजिट मतलब प्राचीनतम। मतलब यंग और मैक ने क्या कहा था कि परिवार जो है प्राचीनतम है और मौलिक मानव समूह है। और आप यहाँ मैक भी देख सकते हैं, माइक अब से नहीं है, बहुत प्राचीन आपका क्या है डिवाइस है, इसका यूज़ करते हो। तो यंग और मैक दोनों ही क्या है? प्राचीनतम को डिनोट करने के लिए एक शॉर्ट सी ट्रिक है, आप याद रखेंगे। यंग और मैक ने क्या कहा था कि परिवार आपका प्राचीनतम मानव समूह है जो कि मौलिक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। इनके अलावा और भी लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे कि डॉकर मैन। आपके सेकेंड नंबर पर व्यक्ति आते हैं डॉकर मैन। देखिए इनके नाम में ही मैन जुड़ा है, इसी से समझ लीजिएगा कि इन्होंने जो परिभाषाएं दी थी परिवार की, उसमें व्यक्ति को मतलब पुरुष को क्या दिया था? इन्होंने प्राथमिकता दी थी अपनी बात में, पुरुष को प्राथमिकता। मतलब इनके हिसाब से क्या है कि परिवार ज़रूरी नहीं है कि स्त्रियों से हो। मतलब इनका कहना था कि एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह, एक पुरुष या पुरुषों के समूह को भी परिवार कहते हैं। और पुरुष क्या है? पुरुष परिवार का वह मुखिया होता है। डॉकर मैन के अनुसार से पुरुष क्या होता है? परिवार का गृहपति होता है, गृहपति या मुखिया होता है। क्या होता है बच्चा? मुखिया होता है, डॉकर मैन ने कहा, इन्होंने मैन को वैल्यू दी, तो इन्होंने कहा कि पुरुष जो होता है परिवार का गृहपति और मुखिया होता है और उसकी पत्नी और बच्चों को मिला करके बनता है। तो आप ये परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी क्योंकि ये मैन लगा हुआ है डॉकर मैन में, और इन्होंने मैन को ही वैल्यू दी थी, प्राथमिकता दी थी, प्रायोरिटी दी थी। चलिए अब आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कि कुछ तथ्य हैं जो परिवार के लिए चला करते हैं। जैसे परिवार शिक्षा के लिए क्या है? किसी बालक के जीवन में शिक्षा का अनौपचारिक साधन। ऐसा अनौपचारिक साधन। देखिए औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। देखिए परिवार शिक्षा का साधन तो है किसी बच्चे के लिए, लेकिन किस टाइप में है? अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। मतलब ऐसा है कि अगर माता पिता आपके पढ़े लिखे नहीं हैं या उनके भी माता पिता जो दादा दादी आपके जो थे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा दी होगी, कुछ ना कुछ शिक्षा दी होगी। अब वो शिक्षा लिखित बेसिस पे नहीं है, ना ही ऐसा है कि परिवार में लेकर बोर्ड या किताबें लेकर आपको पढ़ाया जाए।
तो क्या करते हैं वहाँ पर जो भी जीवन से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसे आपको सामाजिक ज्ञान देना, आपको धार्मिक ज्ञान देना, आपको अच्छे बुरे में फ़र्क समझाना, तो ये सारे क्या हैं, ये अनौपचारिक साधन है जो हम अपने परिवार से ही सीखते हैं सबसे पहले। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये याद रखिएगा कि परिवार शिक्षा के लिए कैसा साधन है, तो परिवार शिक्षा के लिए अनौपचारिक साधन है, इनफॉर्मल। ओके, चलिए अब सुनिएगा परिवार में और क्या क्या होता है कि परिवार को कुछ और टाइप से डिफाइन किया जाता है, जैसे कि मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक। तो ये क्या होता है, जैसे अगर कह दिया जाए कि मातृ स्थान परिवार, मातृ या सत्तात्मक, ठीक, मातृ सत्तात्मक परिवार, मतलब आप मातृ से साफ समझ में आ रहा होगा, मतलब ऐसे परिवार जहाँ पर घर की मुखिया कौन होती है, माँ होती है। और इस टाइप के परिवार आपको मिलेंगे अपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट चले जाइए बच्चा, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय हो आइए, नागालैंड हो जाइए, मिजोरम हो आइए, ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर ऐसे परिवार मिलते हैं जहाँ परिवार की मुखिया कौन होती है, माँ होती है। बेसिकली आप देखेंगे नागालैंड हो गया और आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पर लड़के विदा होकर के जाते हैं। जैसे अपने यहाँ का एरिया क्या है कि यहाँ लड़कियाँ विदा होकर आती हैं, लेकिन वहाँ लड़के विदा होकर के जाते हैं, तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं। कैसे परिवार होते हैं, मातृ सत्तात्मक, मतलब सीधा सीधा यह है कि ये परिवार का ऐसा प्रकार है जहाँ पर विवाहित युगल, बच्चा क्या, परिवार का ये ऐसा प्रकार है जहाँ पर विवाहित युगल, मतलब विवाहित जोड़ा जो आपका होता है वो कहाँ रहता है, युगल स्त्री के परिवार में रहता है। जो विवाहित युगल होता है वो स्त्री के परिवार में रहता है, स्त्री के परिवार में रहता है। तो इसको कहते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार। फिर इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पितृ सत्तात्मक या पितृ स्थान परिवार। कौन सा बच्चा, पितृ सत्तात्मक या पितृ स्थान परिवार, पितृ सत्तात्मक। आप इसी से समझ जाइए, पितृ मतलब पिता का, ठीक है, मतलब ऐसा स्थान जहां पर वैवाहिक जो युगल होता है, जो आपका वैवाहिक युगल, ये कैसा होता है बच्चा, पिता के घर में रहते हैं। कहां पर, पिता के आवास में निवास करते हैं, निवास करते हैं और लड़कियां विदा होकर के ऐसी जगह पे आती हैं। जैसे हमारे यूपी बिहार में देख लीजिए, अपने बीच के इंडिया को देख लीजिए, तो यहाँ पर मोस्टली क्या है कि ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ पर बेटियां शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल में आती, मतलब लड़के के, पुरुष के जो पितृ वैवाहिक युगल जो है वो पिता के आवास में निवास करता है, पिता वाले घर में आकर के सेटल होता है। तो यहाँ पर अपना ये सिस्टम चलता है। और जो मेघालय, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, तो भैया वहाँ पर क्या चलता है, मातृ सत्तात्मक परिवार है। तो ये परिवार के अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं समरक्त संबंधी परिवार। कौन सा बच्चा, समरक्त संबंधी। देखिए समरक्त संबंधी परिवार, तो सुनिएगा, समरक्त संबंधी परिवार हम उन्हें कहते हैं कि जिसमें एक ही ब्लड ग्रुप के लोग रहते हो। क्या रहते हो बच्चा, एक ही ब्लड ग्रुप के लोग रहते हो। समरक्त संबंधी परिवार में ससुराल वाले नहीं आते हैं। जैसे एक बात बताइए, दो टाइप के परिवार हो गए, ये समरक्त संबंधी परिवार और जो आपका होता है वैवाहिक परिवार। क्या, वैवाहिक परिवार। जैसे आपका पिता पुत्री है, पिता पुत्री, या पिता पुत्र, पिता पुत्र, दादा पौत्र, ठीक है, या माँ बेटी। तो ये भैया एक ही ब्लड का परिवार है। क्या है, ये परिवार के वो सदस्य हैं जो समरक्त हैं, एक ही ब्लड के हैं। लेकिन वैवाहिक परिवार ठीक इनका उल्टा होता है, वहाँ पर ब्लड नहीं चलता है। मीन्स क्या है, जैसे आपका पति पत्नी, पति पत्नी, ये भी परिवार का एक टाइप है, परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन इनके बीच में समरक्त नहीं होता है, मतलब एक ही ब्लड हो, ये चीज़ नहीं होती है कि पीढ़ियों से एक ही ब्लड चली है। तो यहाँ पर लड़की किसी और परिवार से होती है, लड़का किसी और परिवार से होता है, बेसिकली जो चलता आता है। तो ये भैया वैवाहिक परिवार होते हैं। क्या होते हैं, इतनी चीज़ क्लियर ना,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब चलिएगा, तो फैमिली के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको आज हमने बताई। अब इनके एमसीक्यूज पर ध्यान दे लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ये आज आपकी क्लास फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स की। क्लास सेकेंड में कल और भी ज्यादा चीजें आपको बताने को मिलेंगी। तो आज जितना सीखा उस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त और बच्चा एकल परिवार। एकल परिवार वो जिसमें माँ पापा मतलब मदर फादर और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। जिसमें माता पिता के साथ साथ दादा दादी चाचा चाची बहुएं बुआ बिन ब्याही बुआ लोग, ये सारे जो रहते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त परिवार। तो बच्चा परिवार दो टाइप के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। मीन्स आपका आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर आपको पता ही होगा, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई ये सारे लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एक ही घर में बड़ा सा घर होता है। तो भैया आज भी देखिएगा, गांव में जाइएगा, गांव क्षेत्र में बहुत से ऐसे परिवार मिलेंगे आपको विलेज में जहां पर संयुक्त लोग रहते हैं, एक साथ पूरा का पूरा परिवार रहता है। तो इस टाइप के परिवार को क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? कि मतलब एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसके अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? प्रचलित मतलब प्रचलन मीन्स होता है फैशन, ठीक, और प्रचलित होने का मतलब फैशनेबल। कि आज के टाइम पे ये चीज क्यों ज्यादा चल रही है कि एकल परिवार सबसे ज्यादा चल रहा है? तो भैया आज के टाइम पे देख भी रहे होंगे, माता पिता चले जाते हैं सिटी में, अपना फ्लैट ले लिया, माता पिता अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। आजकल वो समय जमाना बहुत ही कम देखने को मिलता है। खासकर सिटी में क्या मिलता है, संयुक्त परिवार नहीं मिलते, वहाँ एकल परिवार ही ज्यादातर होते हैं। तो भैया यहाँ पर वजह क्या है कि आजकल ज्यादा ही चल रहा है? तो ज्यादा वजह ये है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, बिल्कुल सीधी सी बात। ज्यादा बड़े घर में ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ कलह की संभावना ज्यादा रहती है। पता चला 4 चूल्हे जल रहे हैं कि घर में, समझ में आ रहा है? तो कलह की संभावना होती है। महंगाई है भैया, एक पता चला कि 10 लोग हैं घर में, संयुक्त परिवार में 20 लोग हैं घर में, कमाने वाले 4 हैं। अब बेचारे कमा कमा के वो खर्चा ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो महंगाई भी आज परेशानी है एक इंसान के लिए। तो भैया ये सारी ही समस्याएं हैं जिनकी वजह से आदमी अकेले रहने लगता है। कैसे रहने लगता है? अकेले रहने लगता है। तो ये सारे कारण हैं एकल परिवार के प्रचलित होने के। तो आपका आंसर बनेगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है। तो भैया किसी परिवार को किस चीज से दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या किसी से भी? तो किसी से भी ये तो चलेगा नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को उठा लिया बता दिया ये परिवार को शो करने का तरीका है, नहीं चलता है। बच्चा पाई चार्ट परिवार के लिए नहीं होता। पाई चार्ट आप समझते होंगे, वो मेजरमेंट लिया जाता है, कितना % कितना नहीं, ठीक। पारिवारिक बार चार्ट जैसा कोई चीज नहीं है परिवार के लिए। तो पारिवारिक वृक्ष से हम क्या करते हैं? किसी भी परिवार को दर्शाते हैं। मीन्स आपने ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे रीजनिंग में, तर्क शक्ति में ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है, वहां पर आप पारिवारिक वृक्ष बनाते हो, फैमिली ट्री बनाते हो, जिससे आप पता लगाते हो किसका रिलेशन किससे क्या है। तो परिवार को प्रदर्शित किया जाता है, परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से। तो आंसर आपका ये। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? मतलब बेसिकली तथ्य जो है आपका टॉपिक है, वो चीज क्या है परिवार के पीछे? तो मानव का सामाजिक प्राणी होना, बिल्कुल सीधी सी बात है। मानव का अकेला होना, नहीं भैया जी, एक बात बताइए, अकेला मानव है, चलो मान लिया।
कोई अनाथ हो सकता है या कोई ऐसा जिसका कोई फैमिली ना हो, चलिए मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात अकेले की नहीं हो रही, यहाँ परिवार की बात हो रही। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व, तो मानव का अकेला होना। भैया अकेले रहेगा तो वो सीधी सी बात जीवन में क्या सीखेगा, क्या जानेगा, कैसे उसकी जिंदगी कटेगी। तो यहाँ भी जरूरी हो जाता है कि परिवार होना चाहिए। फिर कार्य करने में परेशानी होना, उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। तो सुनिएगा, परिवार के पीछे का बेसिक रीजन क्या है? उत्तरदायित्व देते हैं परिवार के अंदर, वो चीज अलग है। कार्य करने में परेशानी होना, भैया परिवार होता है तो कार्य करने में परेशानी बढ़ती। लेकिन बेसिक रीजन क्या है कि मानव, देखिए जानवर है वो भी रहते हैं, लेकिन मानव परिवार में ही क्यों रहता है? क्योंकि ये सामाजिक प्राणी है। कैसा है? सामाजिक प्राणी है। जैसे आप बंदर की बात ले लें, वो भी भैया सामाजिक प्राणी है, अपने परिवार के साथ चलता है। क्लियर ना? अब और भी बहुत सारे चीजें मिलेंगे, जैसे आपने चींटी देखा होगा, चींटी भैया सामाजिक प्राणी है। आपने वो देखा होगा बी, हनी बी, आपकी मधुमक्खी। बच्चा ये भी क्या है? ये भी आपके सामाजिक प्राणी। और सामाजिक प्राणी हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं, और उसमें ह्यूमन का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। एग्जैक्ट। तो परिवार की परिकल्पना पीछे आधारभूत तत्व मानव का सामाजिक प्राणी होना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। लिखा है छोटे बच्चों को सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है। तो सुनिए, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा लाभ, मतलब कि अगर बच्चा कोई खेल खेलता है तो उसके सामाजिकरण, उससे उसको सामाजिकरण में क्या फायदा होता है, मतलब उसका सामाजिकरण खेल से किस तरह से हो सकता है, इस चीज को पूछा गया है। तो लिखा है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। नहीं भैया जी, मूल्यांकन करने के लिए हम बच्चों को नहीं खिलाते हैं कि मेरा बच्चा उससे ज्यादा अच्छा खेलता है या उनका बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छा खेलता है, इसके लिए नहीं खिलाया जाता है। फिर आ जाओ, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। हाँ, हो सकता है। फिर बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता। नहीं भैया, विश्राम पाने के लिए खेल की जरूरत नहीं है, बिस्तर पे जाके लेट जाए, बात खत्म, विश्राम मिल जाएगा। फिर आ जाओ, बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो भैया पक्की सी बात है, गामक और शारीरिक विकासों को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फिजिकली आपको मैच्योर करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही कि बच्चे का सामाजिकरण कैसे होगा खेल के माध्यमों से। तो भैया जी, खेल के माध्यमों से सामाजिकरण ऐसे कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है, आउट हो गया है, क्रिकेट खेल रहा है और वो आउट हो जाता है, तो अगर उसने सामाजिकरण मतलब एडजस्टमेंट नहीं सीखा समाज के साथ, तो फिर वो लड़ेगा कि नहीं हम नहीं खेले, हम हटेंगे नहीं, हम आउट नहीं हुए, इस टाइप से। तो बच्चा नियमों से, खेलों में क्या होते हैं बच्चा, आपके नियम होते हैं, उन नियमों से वो क्या करता है, समायोजन सीख लेता है कि सामने वाले के साथ कैसे पेश आना है। तो ये खेलों के माध्यम से सामाजिकरण होता है हमारा बचपन से ही। ठीक है, तो आंसर आपका होगा जाके बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, क्योंकि खेल में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको मानना पड़ता है, तो इसलिए वो सामाजिक ज्ञान को सीखने लगता है वहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल है, आश्रित मतलब डिपेंडेंट। कौन सा भैया? जो निर्भर होते हैं एक दूसरे पर। मतलब बोला जा रहा है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार अभी हमने आपको बताया कौन से, जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी रहते हैं, इनको कहते हैं संयुक्त परिवार। और ऐसे परिवारों में जो भैया आश्रित व्यक्ति होते हैं उनकी देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि एक घर में 20 लोग रह रहे हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसको सारे के सारे संभाल लेते हैं। तो आश्रितों में शामिल कौन कौन होते हैं? तो भैया बच्चे, बिल्कुल सीधी सी बात, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर बड़ा सा परिवार है तो वो सब बच्चों को संभाल लेंगे। फिर वृद्ध, बिल्कुल सीधी सी बात, घर में जो बड़ा बूढ़ा होता है उसकी भी देखभाल सारा परिवार मिलकर करता है। और अस्वस्थ व्यक्ति, जो भी आपके अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनको भी देखभाल कौन, पूरा परिवार मिलकर के करता है। ये संयुक्त परिवारों की क्वालिटी होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी आपका, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आंसर है ये सभी, चाहे बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अस्वस्थ व्यक्ति, ये सारे के सारे कहे जाएंगे डिपेंडेंट, आश्रित व्यक्तियों में शामिल होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए भैया कथन पढ़ते हैं। पहला है, सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं, एक है काट देते हैं। फिर लिखा है, माँ बाप से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं।
चलिए मान लेते हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी भी बढ़ घट नहीं सकती, कभी घट बढ़ नहीं सकती। भैया ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए आज हमारा परिवार जो भी है, मान लिया कभी किसी का बाहर जाना हो गया, जॉब लग गई, तो वो भैया वहाँ जाके सेटल हो जाएगा, संख्या परिवार की घट गई। या कुछ भाई ऐसा होता है कि अनहोनी हो जाए तो घर में कोई सदस्य ही ना रहे तो भैया परिवार की संख्या घट सकती है। और जो बच्चे पैदा होते हैं परिवार में तो भैया उनसे परिवार की संख्या बढ़ जाती है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी बढ़ घट नहीं सकती, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। फिर लिखा है बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। अरे भैया बच्चा अगर स्कूल में सब कुछ सीखता है तो फिर जो बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं है और आज बूढ़े हो गए हैं, अपने भी बच्चे वो पाल रहे हैं, नाती पोते पाल रहे हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए थे तो भैया क्या उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं? ये तो बिल्कुल गलत है। परिवार में सीखते भी हैं, तो बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है, ये भी गलत है। फिर आ जाओ सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, नहीं भैया, सबके परिवार के नियम अलग अलग होते हैं। किसी के परिवार के नियम कैसे हैं, किसी के परिवार के नियम कैसे हैं। कहीं पर बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, कहीं पर होता है पता चलता है उनका कोई वही नहीं लिया जा रहा है कि हटाओ ये तो बुढ़े हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। तो भैया आंसर आपका क्या होगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि माँ बाप से बच्चों के गुणों में जो ट्रांसफर होते हैं, माँ बाप से बच्चों में जो आपकी प्रॉपर्टीज होते हैं, आपके जो गुण होते हैं, उनका जो ट्रांसफर होता है, उस चीज को हम अनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी। क्या कहते हैं बच्चा? हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ऐसी चीज, वो गुण जिससे माँ बाप से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण होता है। अगर बच्चा काला है तो भैया बच्चे, माँ बाप काले हैं तो बच्चा भी काला होगा, मतलब जरूरी नहीं हर कंडीशन पे। और अगर आंखें कंजी हैं तो बच्चे की भी हो सकता है आंखें कंजी हो, या कोई बीमारी है जैसे कैंसर वगैरह है तो फिर वो बच्चों में भी जा सकता है, इसे कहते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? तो भैया एक जैसे ब्लड, मतलब कि एक ही ब्लड का जो नहीं कहते खून का रिश्ता है, तो भैया समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में मिलता है? भैया एकल में भैया माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, पक्की सी बात एक ही खून के हैं। संयुक्त परिवार में भैया दादा दादी, पोता पोती, चाचा चाची, ये सारे भी भैया इनमें से जो मेल मेल होते हैं, फीमेल फीमेल, उनके सारे के सारे क्या समरक्त संबंध होते हैं। तो भैया एक एकल या संयुक्त बोथ टाइप की फैमिली, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे वो कंबाइंड फैमिली हो, दोनों में समरक्त संबंध का उदाहरण मिलता है, परिलक्षित होता, दिखाई पड़ता। तो भैया आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ये तो गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये रॉन्ग है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह आपका मयंक कक्षा 4 में पढ़ता है। मयंक कक्षा 4 में पढ़ता है। अंकित उसका बहुत अच्छा मित्र है यदि वह उसकी सहायता करता है। तो सुनिएगा, मयंक है और अंकित है। अब ये मयंक जो है उसकी, अंकित उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। अगर मदद करता है किस चीज में? मयंक की प्रदर्शन में, चलो मान सकते हैं। सुख दुख में, ओके। उचित अनुचित में, बिल्कुल सही। इन सभी में देखिए, अगर बच्चा कोई प्रदर्शन में खराब है तो ये हेल्प करता है उसका फ्रेंड की, चल नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो भैया प्रदर्शन में हेल्प कर रहा है, अच्छी बात है, तो ये फ्रेंड है। सुख दुख में साथ दे रहा है तो भी एक अच्छा फ्रेंड है। उचित अनुचित बताता है, मतलब ये नहीं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वहाँ पे अरे चल चल कर कर, वो गलत है, वो फ्रेंड नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपका फ्रेंड आपको टोकता है तो यकीन मानिए आप बहुत ही लकी हैं कि ऐसा फ्रेंड आपके पास है। तो उचित अनुचित में जो आपको सही और गलत में अंतर बताए वो आपका फ्रेंड होगा। तो भैया इन सभी में आंसर हो जाएगा कि मयंक कक्षा 4 में पढ़ता है, अंकित उसका बहुत अच्छा मित्र है यदि वह उसकी सहायता करता है इन सब चीज़ों में। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट नेक्स्ट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैसे ही वीडियो आए नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। बाय।